साहब जिस दिन किसान ने खेती करना बंद कर दिया ना, उस दिन सारे के सारे खेल खत्म हो जाने। तो एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा रीढ़ स्तंभ है पूरी दुनिया का। कि प्रोफेसर्स हो गए कि वो ऐसे थोड़े खड़ूस टाइप के होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तक कि अगर किसी बच्चे को इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है, मान लीजिए कि अगर वो फीस पे नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पे प्रोफेसर्स मिलके उसकी फीस, बच्चे की फीस भरते हैं, उसकी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। गजब, ऐसे लोगों के लिए तो सैल्यूट होना चाहिए, बहुत ही जबरदस्त बात है। सर आपने जो है ना पहली क्लास में मेरे को जीबीपीयूटी दिखा दी थी, दिमाग में डायग्राम, ये पिक्चर जो है ना दिमाग में फंस गई। बस यही कहूँगा सर, मेहनत करें, अपने पेरेंट्स का जो है रिस्पेक्ट फील कराएं जिन। जीत हमारी जिद है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रमेश यादव, राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़ा जॉबनेट जयपुर से। और आज मैं आपको दो ऐसे बेटों से मिलाने वाला हूं जो हिंदुस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, 1960 का वो दौर जब एग्रीकल्चर एजुकेशन के बारे में इतना जानकारी नहीं थी, लोग नहीं जानते थे, उस समय पहला यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में बनता है जीबीपीयूटी, गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, पंतनगर उत्तराखंड में। कभी वो यूपी में हुआ करता था, अब वो उत्तराखंड में है। और एक बार मुझे उस यूनिवर्सिटी का विजिट करने का मौका मिला, आई थिंक 95, 96, 97 के आसपास ये टाइम रहा होगा। और मुझे बड़ा उस समय, उस जमाने में इतना बेहतरीन लगा वो यूनिवर्सिटी, वहाँ का जो पूरा कैंपस था, वहाँ के जो फील्ड्स वगैरह थे, क्रॉप्स वगैरह, वहाँ का जो और फ्रूट क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिनल प्लांट्स, और मतलब वहाँ का जो कैंटीन या जो हॉस्टल्स वगैरह थे, वो मैं दंग रह गया कि उस जमाने में इतने बढ़िया। तो अब तो क्या स्थिति रही होगी, उसके बाद कभी जाने का मौका नहीं मिला। तो आज मेरे पास दो बेटे बैठे हैं जो 2024 में हिंदुस्तान को टॉप करते हैं, हिंदुस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी में जाते हैं। और अभी दोनों के दोनों जीबीपीयूटी पंतनगर में पढ़ रहे हैं। और पंतनगर शायद ही कोई एग्रीकल्चर का ऐसा स्टूडेंट होगा जो पंतनगर को नहीं जानता है, क्योंकि आप कोई वेराइटी ले लो, उसके आगे पंत लगा हुआ है, दैट मीन्स पंतनगर की है। बहुत सारी वेराइटी, चाहे आप फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, अपने इसकी एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स की, जो सारी की सारी, मतलब कोई ऐसा एग्रीकल्चर वाला फील्ड नहीं है जहां पर पंतनगर के बारे में या पंतनगर की कोई चीज ना हो। और एक तो मुझे किस्सा आज भी याद, हम लोग गए वहां, तो कैंटीन में कई बार स्टूडेंट्स को सुनाता हूँ, आगे कैंटीन में जाके बैठ गए। फिर वहां से एक आते हैं जो उनको, भाई क्या चाहिए आपको, तो उन्होंने जो है ना बड़ा स्पीड से मेन्यू बोले, वो भाई ये अब समझ में नहीं आया। उस जमाने में है ना, पढ़ते थे, इतना जानते नहीं थे। तो फिर मैंने कहा भाई तू जो 3rd नंबर पे बोल रहा है ना, वो लिया। तो फिर वो लेके आ गया। मतलब एक बड़ा एक हास्यास्पद था, मतलब वहाँ अपने आप को इस तरह से पाना कि ऐसे इस तरह के इंडिया के टॉपेस्ट यूनिवर्सिटी है जहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, फॉरेन कंट्री से बच्चे आते हैं, इंडिया के तो खैर लगभग सारे पढ़ते ही हैं। और वहाँ के जो व्यवस्थाएं हैं, वहाँ का जो मैनेजमेंट है, वहाँ का जो स्टाफ है, वहाँ का जो मतलब स्टूडेंट्स है, बड़े कोऑपरेटिव और बहुत अच्छी नेचर के हैं। ऐसा अक्सर हम सुनते हैं, बात करते हैं, या मैंने उस समय महसूस भी किया। तो उस यूनिवर्सिटी के बारे में, जीबीपीयूटी के बारे में ज्यादा बताएंगे जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। और ये स्टूडेंट है 2024 के टॉपर, हमारे बीच है भाई हिमांशु, भाई परिवेश रामदेव मालावत। और ये दोनों स्टूडेंट ये राजधानी में पढ़े, तो राजधानी का भी इनको अनुभव है, लेकिन अब ये आपको जीबीपीयूटी के बारे में ना बहुत अच्छे से बताएंगे। राजधानी की जरूरत पड़ेगी तो राजधानी के बारे में बताएंगे। तो हम लोग इनसे ना बातें करने वाले हैं, बहुत मजेदार बातें करने वाले हैं, बहुत आनंद लेने वाले हैं। और एग्रीकल्चर भाई बहुत इंपॉर्टेंट, आप जानते हैं एग्रीकल्चर भाई, किसान जो है ना खेती करेगा तब तक ही दुनिया है, अदरवाइज तो सब कुछ खत्म हो जाना है, सबको पता है भाई। हर चीज के बिना आदमी रह सकता है, बीमार होने के बाद, बीमारी के साथ भी आदमी, कोई छोटी मोटी बीमारी तो उसके साथ जी सकता है, या और कोई जो है ना किसी के हाथ कट जाए, पैर कट जाए, या और कभी कभी किसी की आंख चली जाए, या फिर कभी जो है ना किसी का कोई अंग भंग हो जाए, तो आदमी ना थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करके जी सकता है। लेकिन भाई साहब जिस दिन किसान ने खेती करना बंद कर दिया ना, उस दिन सारे के सारे खेल खत्म हो जाने। तो एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा रीढ़ स्तंभ है पूरी दुनिया का, मतलब यूं नहीं केवल इंडियन इकोनॉमी का ही नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया का रीढ़ स्तंभ है। पूरी दुनिया एग्रीकल्चर से चलती है, हम लोग खाना खाते हैं, सब्जी या और दूसरे जो आइटम, फूड आइटम, वो सारे एग्रीकल्चर से आने हैं। कपड़े पहनते हैं ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर से आते हैं, अगर हम कुछ एक आधा कोई सिंथेटिक की बात नहीं करें तो सारे एग्रीकल्चर से आते हैं। घर बनाते हैं तो लकड़ी, ये वो सारा तो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में ना हर चीज से, हर बात से, हर पहलू से एग्रीकल्चर जुड़ी हुई है। चाहे एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स के साथ जुड़े हो, चाहे सिल्वीकल्चर के साथ जो है ना जुड़े हो, या मेडिसिनल प्लांट के साथ जुड़े हो, कोई और दूसरा जो है ना वेजिटेबल की बात हो, या फ्लोरिकल्चर की बात हो, या फिर दूध की बात हो, दही की बात हो, या फिर जो है ना चिकन की बात हो, या फिर और कोई मटन की बात हो, या और कोई भी
है ना, सीवन, चिकन, पोर्क, सब मांस हो, सारे मतलब एक कार्निवोरस हो चाहे वो हर्बीवोरस हो, वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट एग्रीकल्चर पे डिपेंड होता है, कहीं ना कहीं डायरेक्ट एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। या यूं कहे कि हर बच्चा जो जन्म लेता है, जन्म लेने के थोड़े दिन तो हो सकता है वो अपने माँ का दुग्ध पान करता है, लेकिन कुछ समय बाद में फिर वो एग्रीकल्चर पे आ जाता है। उसको दूध पीना होता है तो गाय, किसी गाय का होता है, बकरी का होता है, या भैंस का होता है, या किसी और, तो एग्रीकल्चर ही वहां सपोर्ट करती है। उसके बाद में धीरे धीरे वो खाना शुरू करता है, वो मेज का कोई फूड खा रहा है या और कोई दूसरे बनाना फूड खा रहा है, या और दूसरा उसके लिए कोई आ रहा है बनके। तो एग्रीकल्चर डायरेक्ट जो है ना हमारे जन्म लेते ही हमारे से जुड़ी होती है, और आखिरी सांस तक भी हम लोग कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं। तो एग्रीकल्चर तो आपको पता है। और एग्रीकल्चर के बारे में जानना, और एग्रीकल्चर की जो यूनिवर्सिटी है 1960 का वो दौर, शायद कोई उस समय का कोई रहा नहीं होगा, लेकिन अगर कोई रहा है तो आप सोच सकते हो उस जमाने में जब हम लोग अंग्रेजों से आजाद हो रहे हैं 1947 में, और उसके कुछ समय बाद में 10-12-13 साल बाद में एक यूनिवर्सिटी बनाई जाती है। और वो यूनिवर्सिटी आज से लेके 1960 से लेके आज 2024 हो गया, इतना लंबा सफर उसने देखा है। उसके बाद भी यूनिवर्सिटीज आती चलेगी। बट एक यूं कहे कि एग्रीकल्चर का जो एक यूनिवर्सिटी के हिसाब से जो एस्टेब्लिशमेंट है वो जीबीपी यूएटी शुरू होता है। हालांकि इंस्टीट्यूट तो उससे पहले भी आ गए थे, आईआरआई 1905 में आ गई थी, आईसीआर 1929 में आ गया था, लेकिन एजुकेशन की जहां बात आती है तो वहां पर यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी में जीबीपी यूएटी वाज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। और वहां कैसा इस समय कैसा माहौल है, कैसे लोग पढ़ते हैं, कैसे प्रैक्टिकल करते हैं, कैसी सारी चीजें जानते हैं करते हैं वो लोग, वो हम लोग ना इनसे जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि दोनों बच्चे जो है ना वो आपसे रूबरू हो, आपको अभिवादन करें। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम हिमांशु मीणा है, मैं दौसा राजस्थान का मूल निवासी हूँ। और आप है? जय राजधानी, मेरा नाम परिवेश रामदेव मालावत है, मैं अजमेर का मूल निवासी। तो आप परिवेश रामदेव मालावत है और आप हिमांशु गोमलाडू है। दोनों ही बच्चे बहुत जीनियस है, और बड़ी बात यह कि जितने जीनियस है ना उतने ही जमीन से जुड़े हुए भी है। मतलब इनका जो है वे ऑफ टॉकिंग, इनका जो है ना बिहेवियर, इनका जो एक मतलब होता है ना, जैसे एक बहुत मजा हुआ कोई आदमी बात करता है उस तरह से बात करना, हर किसी को जो है ना पूरा तवज्जो देना, बहुत मतलब जिसके लिए वर्ड आता है सोफिस्टिकेटेड बिहेवियर, वो दोनों बच्चों का है। मतलब कुछ तो क्या होता है, जैसे किसी को कोई इंटेलिजेंट हो तो वो अपने आप को बताना चाहता है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन वो लंबे समय इंटेलिजेंट नहीं रहता। लेकिन ये बच्चे वो है जो इंटेलिजेंट होके भी मतलब जमीन से जुड़े हुए होते हैं कि वो हमें वो सीखना है, बड़े से छोटे सबसे सीखना है। तो दोनों ही बहुत जेंटल बिहेवियर वाले स्टूडेंट है। और सबसे पहले हम हिमांशु जानना चाहते हैं, एक तो कौन सा बेटा आपका रैंक आया था और कौन सी इसके लिए एग्जाम, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उन्होंने कहीं एग्रीकल्चर ले रखी है, 11th में ले रखी है, 12th में ले रखी है, या फिर 12th कर चुके हैं, या फिर कोई हो सकता है उससे छोटी क्लास में भी हो। जैसे एक बच्चा इस साल आता है और वो 9th में पढ़ रहा है, और उसको पूछा भाई आप क्या करना चाहते हो, मैंने ऐसे ही पूछ लिया, या उसके पापा ने जो है इस तरह से कहा कि सर एक बार आप इससे पूछोगे करना क्या चाहता है, तो मैंने कहा बेटा क्या करना चाहते हो, तो उस बच्चे ने जवाब दिया सर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनना चाहता हूं। तो मैंने कहा भाई वो एक पोस्ट है, लेकिन बेटा इसमें इससे भी बड़ी पोस्ट होती है। अब मैंने पूछा भाई एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए क्यों कहा, तो उसके पापा बोल रहे हैं कि सर हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर होते हैं जो इस बच्चे से बात करते हैं, तो उसके दिमाग में यही बैठ गया। मतलब ये बातें डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे दिमाग पे या छोटे बच्चों के दिमाग पे, क्योंकि छोटे बच्चों की दुनिया तो टीचर होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, या कहीं वो यूट्यूब पे या कहीं देख रहा होता है, तो वो चीजें होती है, तो वही उस लेवल तक ही वो सोच पाते हैं। तो पहले तो हम हिमांशु से जानना चाहते हैं भाई कौन सा आपका रैंक आया, या कोई स्टूडेंट अगर उसमें जाना चाहता है तो वो कैसे जा सकता है, कौन सा एग्जाम दे सकता है, उसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। हालांकि बताने को मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन ज्यादा बढ़िया बताएगा ये, क्योंकि अभी भी 1 साल हुआ है, एडमिशन हुआ है, क्या सब्जेक्ट किस तरह से होता है, तो थोड़ा हिमांशु से जानेंगे रैंक और कैसे इसका क्या प्रोसेस होता है। मैंने 2023 में आईसीआर का पेपर दिया, उसमें मेरे 510 नंबर थे और मेरी कैटेगरी में रैंक 7 थी। बहुत बढ़िया। और उसके लिए आईसीआर का एग्जाम लगा। आईसीआर में कौन कौन सब्जेक्ट आपने लिए थे उस समय? आईसीआर में मेरे पास एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट थे। अच्छा बेटा, ये कभी ये था क्या भाई मैं आईसीआर में सेलेक्ट होकर कभी जीबीपी यूएटी पढ़ूंगा? मतलब जैसे आप राजधानी में पढ़ने आते हैं 11th क्लास में, तो 10th क्लास में आपका क्या परसेंटेज था, उस समय क्या द्वंद चल रहा था? क्योंकि एक्चुअली मैं बताऊँ आपको, एक गार्जियन मुझे बता रहे, बोला सर ये हिमांशु ना, ये इसके सामने बोल रहा हूँ, वो बहुत शैतानी करता था पहले 10th तक बहुत शैतानी करता था, और 11th 12th में यहाँ पढ़ा। कसम से बता रहा हूँ, एक दिन भी मैंने इसको कभी ऐसे नहीं देखा कि ये मिसबिहेव कर रहा है या कभी किसी से बच्चे से भी कोई अच्छे से बात नहीं कर रहा है।
तो ये बात कहाँ तक सही है कि हिमांशु जो है ना कभी 10th से पहले नटखट था या इस तरह से था, ये सही बात है या एक केवल ऐसे ही बनाया हुआ ये इस तरह का है? नहीं सर, बिल्कुल सही बात थी। मैं 10th तक तो जैसे दौसा में था, घर पे रहता था। घर पे पहली बात तो घर पे रहने के बावजूद मैं घर पे रहता ही नहीं था, बाहर दोस्तों मतलब घर पे रहने के बाद भी घर पे नहीं रहता था। शानदार डायलॉग सही बात है। दोस्तों के साथ घूमना फिरना। 10th तक तो ऐसा लगता था कि यही है, स्कूल लाइफ है, चिल करो अपने। सही लेकिन कुछ सीरियसनेस थी नहीं बिल्कुल भी। लेकिन जब फिर 10th का रिजल्ट आता है, 10th के रिजल्ट में मेरा है 64.40%। 64.44 आई थिंक, राइट? 40 64.40 इन 10th क्लास। और फिर वहाँ फिर तब जाने के बाद रिश्तेदारों के ताने आने लगे, यार इतनी महंगी। पापा ने मेरे को मेरी वहाँ की बेस्ट स्कूल में पढ़ाया था। शायद हो सकता है वो पढ़ा नहीं पाए, लेकिन उन्होंने मेरे को बेस्ट स्कूल में पढ़ाया। उसके बाद वो रिश्तेदारों मतलब यूँ कह सकते हैं कि पापा ने अपना बेस्ट किया, लेकिन बेटा जो है ना उस समय 10th क्लास की बता रहा हूँ, आज तो बहुत बेस्ट कर रहा है, उस समय बेस्ट नहीं कर पाया, यूँ कह सकते हैं आप। तब पापा ने तो मुझे इतना कुछ नहीं कहा। पापा तो कहते हैं चलो कोई ना, आगे कर लेगा, अभी तक तो उम्र क्या है। लेकिन जब रिश्तेदारों के ताने आने लगे तब मुझे लगा कि यार मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि मेरे 64.40 पे मेरे को इतना ज़्यादा बुरा सुनाया जा रहा है। सही बात। तब उस टाइम पर थोड़ा सा ऐसे दुनिया की नज़र लगी, मतलब दुनियादारी देखी, और फिर सोचा कि नहीं अब तो कुछ करना है। किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि क्या करेगा, जैसे बिजनेस एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, तो मैं सोचा और शुरू से एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट था, पेड़ पौधों से रिलेटेड। मैं कहा एग्रीकल्चर करना है। अब कहाँ से करना है, ये मेरे एक भैया थे जो इस टाइम गंगानगर यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया पचकोड़िया जाओ आप। तो मैं यहाँ पे आया, और आने के बाद फर्स्ट डे ही मुझे याद है, फर्स्ट डे क्लास लगी थी। सर ने बड़े हॉल में क्लास दिखाई थी, मैंगो की क्लास स्टार्ट होने वाली थी। उससे पहले सर ने दिखाया GBPUET है, ये यूनिवर्सिटी देख लो आप आगे से। वो लकीली उसी दिन सेम डे जो है ना फर्स्ट, ये कभी रहता मुझे अभी कि सर आपने जो है ना पहली क्लास में मेरे को GBPUET दिखा दी थी, दिमाग में डायग्राम, ये पिक्चर जो है ना दिमाग में फंस गई थी। और फिर उसके बाद मेरे को मोटिवेशन मिला, और मैं 11th-12th यहाँ से पूरे डिसिप्लिन के साथ करी। और जब तक मैंने यहाँ पे 11th-12th करी, और मुझे इतना पता था कि कुछ हो जाए, पढ़ना ही है। यहाँ पे केमिस्ट्री हो जाए, कुछ भी हो, मेरा इतना अच्छा बेस बनाया। अच्छा 12th का क्या स्कोर था बेटा उस समय? 12th का मेरा 87 था। 87 था। 94.40 टू 87 का सफर आपने तय किया। अच्छा उसके बाद में फिर आप ICAR का एग्जाम देते हैं, 10th रैंक आता है ना, और GBPUET में जाते हैं। अच्छा अब बताइए कि कैसा रहा वहाँ का अनुभव, मतलब ऐसे जाते ही क्या हुआ, फिर जब क्लासेज लगने लगी तब क्या हुआ, कैसे मतलब कैसा रहा वहाँ का शुरुआती अनुभव? GBPUET के बारे में मैंने जितना सोचा था उससे बहुत अच्छा माहौल है वहाँ पे। 17 नवंबर 1960 को गुरुवार के दिन जब पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने लेफ्ट हैंड से जब इनॉग्रेशन किया, तब उन्होंने एक स्लोगन भी दिया था साथ में, इस देश में कुछ भी इंतजार कर सकता है सिवाय कृषि के। सही बात है। तब से लेके अब तक उस यूनिवर्सिटी का इतना तगड़ा डेवलपमेंट हुआ है कि आप इसको वर्ल्ड्स की सेकंड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी कह सकते हो। सुपर। 12,500 एकड़ के साथ। बहुत बढ़िया। और अगर आप किसी भी कुछ अगर छोटी से छोटी चीज़ भी पढ़ते हो तो उसके लिए उस फील्ड के स्पेशलाइज्ड प्रोफेसर आते हैं वो चीज़ पढ़ाने आपको। ये चीज़ वहाँ की बहुत अच्छी बात है। और 9 कॉलेजेस से मिलके एक यूनिवर्सिटी बनी हुई है। अगर मान लीजिए जैसे कि एग्रीकल्चर में भी काफ़ी सारे ब्रांचेस होते हैं, कुछ बायो के चैप्टर्स होते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी सेक्टर के चैप्टर्स होते हैं, तो उनके लिए ऐसा नहीं है कि आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, नहीं, उनके लिए प्रॉपर लैब्स है, और आपको वहाँ पे जाके वहाँ के स्पेशलाइज्ड प्रोफेसर्स मिलेंगे, स्पेशलाइज्ड साइंटिस्ट मिलेंगे, जो इंडियन एग्रीकल्चर सोसाइटी में है, इंडियन सॉइल साइंस सोसाइटी के प्रोफेसर हैं, इंडिया के टॉपेस्ट मतलब जिनका ब्रांड है, मतलब जो ब्रांड टीचर है जिनका नाम है, बहुत महारत वाले वो टीचर्स वहाँ होते हैं, पढ़ाते हैं। जी बेटा। वो प्रोफेसर्स ऐसे हैं, वो आए दिन कॉन्फ्रेंस में जाते रहते हैं, जैसे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो गई, कभी ग्लोबल डे पे कॉन्फ्रेंस हो गई, कहीं ऑस्ट्रेलिया, कभी कनाडा, कभी फिलीपींस, तो वो आके बताते रहते हैं। वो चीज़ हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। जैसे कि अगर कोई बच्चा घर पे रहे कि चलो ठीक है मैं घर के पास ही यूनिवर्सिटी से कर लेता हूँ, तो उसके मन में आता है मोस्टली कि चलो ठीक है मैं कुछ पहले छोटी मोटी नौकरी कर लेता हूँ, सुपरवाइज़र या फिर कोई दूसरी से रिलेटेड। लेकिन वहाँ जाने के बाद अगर आपको नौकरी का ख्याल आ जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। पहली बात तो कि आपकी नौकरी का ख्याल आए। वहाँ पे इतना डेवलप्ड माहौल है कि आपको पता है कि नौकरी तो मेरी लगनी है ही, मुझे तो अपना स्पेशलाइज करना है। नौकरी से भी सब्जेक्ट में डूबना है, कुल मिला के सब्जेक्ट में डूबना है। नौकरी तो अपने आप, नौकरी लगने के लिए पढ़ रहे हो तो नहीं लगेगी, लेकिन आप सब्जेक्ट को जी रहे हो तो नौकरी पीछे पीछे दौड़ के आएगी। सीधी सी बात है। पैसा कमाने के लिए कोई काम कर रहा है, पैसा नहीं आएगा, लेकिन कोई काम कर रहा है, दिल से कर रहा है, आत्मा से कर रहा है, उसमें डूब रहा है तो पैसा ही पैसा है। सेम कहानी नौकरी के साथ होती है।
बेरोजगारी का तो कोई सवाल ही नहीं है। सही बात। आप जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओगे उतने आपके बेरोजगारी होने के चांस कम हो जाएंगे। और मैं ये कहूँगा कि एक तो डाइट, आप जैसे कि बाकी यूनिवर्सिटी से अगर कंपेयर करें तो वहाँ की डाइट बहुत अच्छी है वहाँ पे। और नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ में हम दो टाइम खाना मिलता है, हम वहाँ पे 4 टाइम खाना मिलता है। ओह तगड़ा काम। सुबह नाश्ता, दोपहर लंच, शाम को स्नैक्स और फिर रात को डिनर। और ऐसा नहीं डिनर कुछ हल्का फुल्का, बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ अच्छा खाना मिलेगा कि आपकी पूरी जो डाइट है वो पूरी कंप्लीट होए। सही बात है। प्रोफेसर्स का अपन मोस्टली देखते हैं कि ऐसा सुनते हैं कि जैसे कि प्रोफेसर्स हो गए कि वो ऐसे थोड़े खड़ूस टाइप के होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे मोस्टली प्रोफेसर्स अगर आप कुछ भी हेल्प मांगोगे, डिवोटी होते हैं, बहुत डिवोटी होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। सही बात है। यहाँ तक कि अगर किसी बच्चे को इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है, मान लीजिए कि अगर वो फीस पे नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पे प्रोफेसर्स मिलके उसकी फीस, बच्चे की फीस भरते हैं, उसकी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। गजब, बहुत ही ज़बरदस्त बेटा, वेरी गुड। ऐसे लोगों के लिए तो सैल्यूट होना चाहिए, बहुत ही ज़बरदस्त बात है। स्टूडेंट सेक्शन के लिए वहाँ का एलुमिनाई कल्चर, जैसे कि हमारा हॉस्टल में कोई दिक्कत हो गई, फिर भी मान लीजिए कि स्टूडेंट्स वगैरह को कभी इन्जॉयमेंट भी करना होता है, कुछ गेम्स वगैरह की कमी हो गई, तो कोई एलुमिनाई रहा हॉस्टल का, तो हम उसको फ़ोन करते हैं कि सर कहाँ पे हो, ऐसे फिर थोड़ा हालचाल पूछे, बोले सर इस चीज़ की कमी है। तो चाहे से कोई सा भी एलुमिनाई हो, अगर उसको, क्योंकि वहाँ पे एक रिलेशनशिप है कि आपको ये निभाना पड़ेगा, ये चाहे आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो या नहीं, सही है। वो वहाँ पे उस चीज़ का एडजस्टमेंट करवाएगा। और एक चीज़ है, हम जब यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हैं ना, कि हाँ हम GBPOT का ID कार्ड लेके निकलते हैं, तो लोग एक सम्मान की नज़र से देखते हैं कि जैसे GBPOT की टी-शर्ट पहनी हुई है, यार GBPOT का स्टूडेंट है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आओ। सही बात है। और खासकर जब आप ICR से जाते हो, तो ICR से फिर एक अलग डेकोरम और अलग सही बात है, रेपुटेशन होता है। वहाँ पे हमको काफ़ी, जैसा कि हम आए दिन सुनते रहते हैं कि ऐसे डिस्क्रिमिनेशन होता है, बाकी यूनिवर्सिटी में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं लोग, टीचर्स स्टेट वालों को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है, सबको बराबर। और मैं कहूँगा कि एक इक्विटी का माहौल होता है पूरा। सही बात। इक्वली टीचर सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। और पढ़ाई के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया प्रोफेसर किस लेवल के होते हैं। और जैसे कि मान लो आपने कुछ शीट प्रिपेयर करी, हर्बेरियम वगैरह, तो टीचर आते हैं, आप उनसे पूछोगे ना कि आपको आता है नहीं आता, आपको नहीं आता तो वो आपको ऐसे नहीं करेंगे, डांटेंगे तुमको ये नहीं आता, तुम ही प्रिपेयर करके लाए हो। वो जबकि आपको चाहे से उनके पास टाइम हो या ना हो, वहाँ बैठ के पूरा समझाएंगे कि ये चीज़ है। जैसा कि हमारे साथ भी हुआ था, एक्सटेंशन जैसे सब्जेक्ट हो गए, उनके भी प्रॉपर लैब बने हुए, एक्सटेंशन तक के सब्जेक्ट का भी लैब हो, तो बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। और लैब ही नहीं, पूरा एक पर्टिकुलर बिल्डिंग एक्सटेंशन की, जिसमें लास्ट ब्लॉक और अच्छे प्रोफेसर HODs वगैरह, रिटर्न के सब्जेक्ट। अगर आपको मान लीजिए कि आपको काउंसलिंग करवानी कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, आप प्रोफेसर्स के पास जाइए, वो बताएंगे कि आपके ये रास्ते खुले हुए हैं, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। अगर आप बोलोगे रिसर्च में, तो आप JRF वगैरह के बारे में उनसे पूछोगे, वो आपको रात को भर, जैसे कि प्रोफेसर्स होते हैं कि चलो ठीक है हमने 9 से 5 जॉब कर ली, हमारी ड्यूटी खत्म, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत है, आपको उनके घर बुला लेंगे, वो कि आ जाओ मेरे घर, आ जाओ मेरे घर आके समझ ले, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बड़ी बात है ये सर, ऐसा मामला बहुत ही ज़बरदस्त बात है। और मतलब इतना डेडिकेशन, इतना लगाव, एल्यूमिनाई जो पढ़ के चले गए वो लोग भी सपोर्टिव, बहुत एक ID कार्ड का बड़ा वैल्यू होना लोगों में, एक वो तो डेफिनेटली एक बहुत मतलब एक एडवांस लेवल की चीज़ है, जो एक मतलब एक समझ सकते हैं, मतलब राम राज्य टाइप जिसको कह सकते हैं ना, मतलब जहाँ एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सारे लोग जो है ना बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। इवन जो लेक्चरर्स हैं वो शाम को भाई कोई प्रॉब्लम आ रही तो घर पे आ जा, ये बहुत बड़ी बात है। लोग तो ये रखते हैं भाई, ये बचना चाहते हैं बहुत सारे, मैं मतलब भाई वो ऑफिस टाइम में भी ये रहते हैं कि भाई चलो अपन कहीं ना कहीं अपना पिंड छूट जाए, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, जैसे आप क्लासेस वगैरह क्या है वहाँ, क्लासेस कितना लगता है बेटा, कितने घंटे पढ़ाते हैं, और कितना लैब का टाइम होता है, कितना फील्ड का टाइम होता है, ये क्या शेड्यूल रहता है? सर क्लासेस का वहाँ सीन रहता है 9 से 5 का, 9 से 5 का, और बीच में 1 घंटा का लंच रहता है। और पहले थ्योरी क्लासेस होती है, थ्योरी के साथ साथ हफ्ते में एक दिन लैब क्लास होती है उसकी। जैसे कि आपने जो भी उसके थ्योरी में पढ़ा, उससे रिगार्डिंग आपको प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। और थ्योरी क्लासेस के लिए भी, जैसे अगर मान लीजिए कोई स्पेशल टॉपिक है तो उसके लिए स्पेशल रूम बना रखा है, या फिर आपके जो सेक्शंस डिवाइड, 3 सेक्शन है, एक बैच के 3 सेक्शंस होते हैं। और जैसे कि हमारा ICR बैच है, अब वो चाहते तो ICR को, जैसे कि बैच डिग्री चल रही है, हम लेट गए थे तो हमको भी उनके साथ मर्ज कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पहले फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ICR का अलग सेक्शन बनवाया और अपना पूरा पढ़ाया, पहले पूरा एक महीना एक्सटेंड कर दिया अपने सेमेस्टर को। जो यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर रहता है उसको 1 महीना एक्सटेंड करके ICR वालों को अच्छे से कोऑपरेट किया। फिर उनको जब वो कंपेटेबल हो गए तब उनको तीनों सेक्शंस में मर्ज कर दिया गया। सही बात।
ये चीज़ अच्छी लगी। और प्रैक्टिकल्स के लिए हम फील्ड पे जाते हैं, तो हम ऐसा नहीं कि यहाँ पे फील्ड है चलो देख लो ये इतना इतना सा है। हम जैसे कि किताबों में पढ़ते हैं पूसा क्रांति, पूसा रश्मि, ऐसी वेराइटीज़ के बारे में, पंत सुजाता, पंत सफ़ेदा, तो वो वहाँ पे लगी हुई है प्रैक्टिकल दिखाने के लिए। और जैसे हॉर्टिकल्चर क्लास हुई तो हॉर्टिकल लैब हुई, तो हॉर्टिकल्चर की एक लैब है 5 किलोमीटर दूर, तो वहाँ पे बस से लेके जाते हैं। और ऐसा नहीं कि कोई साल में एक बार लेकर, नहीं, हर लैब क्लास में लेके जाएंगे आपको और वहाँ की हर एक वैरायटी के बारे में बताएंगे। एग्रो फॉरेस्ट्री की लैब हुई, एग्रो फॉरेस्ट्री का तो शायद ही किसी कॉलेज में बहुत कम होता है, और होता भी है तो तवज्जो नहीं देते लोग, होता भी है तो बहुत मिनिमम होता है। लेकिन वहाँ पे 2 फॉरेस्ट्री के लैब हैं और बहुत वाइड एरिया में है। और बैम्बू की तो आपको 17 स्पीशीज तो बैम्बू की हैं, और बैम्बू की 17 स्पीशीज। अच्छा जैसे गोल्डन बैम्बू, रेड ऐसे ऐसे बैम्बू जो हमने यहाँ पे देखे नहीं, मोनोकल्चर बैम्बू, काफ़ी कुछ सीखने को एक्स्ट्रा मिलता है। और टीचर कभी भी, शायद ही कोई ऐसा टीचर होगा जो आपको सिखाना ना चाहता हो, बहुत कोऑपरेटिव वहाँ पे ये माहौल है। अच्छा, ये जैसे कोई बच्चा मान लो जयपुर से जा रहा है, राजस्थान से जा रहा है, या दिल्ली से जा रहा है, तो ये मतलब रूट क्या रहता है? कभी किसी का, जैसे किसी को देखना हो, यूनिवर्सिटी विजिट करना हो, या कभी किसी को जो है ना वहाँ का सारा सिस्टम समझना हो, तो क्या रूट रहता है? मतलब कोई जाते हो आप तो कैसे जाते हैं, किधर से होके जाते हो आप लोग? सर जैसे जयपुर हुआ, अगर आप जयपुर से हो तो जयपुर से अगर आपको जाना है तो एक लाल कुआं सुपरफास्ट एक्सप्रेस आती है, वो जाती है डायरेक्ट मथुरा होके। अच्छा। या फिर रानीखेत एक्सप्रेस जाती है दिल्ली होके सीधा, दिल्ली से सीधा मुरादाबाद से 1 घंटे के रास्ते पे पंतनगर। अगर आप बाहर किसी स्टेट के, गुजरात के, तो गुजरात से आप यूपी आइए, यूपी से मुरादाबाद से सीधे। और जैसे कि बिहार वालों के लिए एक हिजाब एक्सप्रेस जाती है, तो ये रूट रहता है। और ये मतलब आसपास और बड़ा सिटी कौन सा है? शायद नैनीताल होना चाहिए ना? नैनीताल कितना पड़ता है? आसपास नैनीताल वहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पे है, से अराउंड 55 किलोमीटर की दूरी पे मेन नैनीताल, जो नैनीताल जिला नहीं, मेन नैनीताल, जहाँ पे आपको घूमने की अच्छी जगह है। और वहाँ पे मेन सिटी है रुद्रपुर, जहाँ काफ़ी अच्छी सिटी है, मतलब जैसे जयपुर टाइप की सिटी है वो, सारी सुविधाएं अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है वहाँ पे। और टोटली शायद हिली एरिया है ना? टोटली हिली, पंतनगर हिल पे या प्लेन्स में ही? पंतनगर प्लेन, जैसे पहाड़ है, पहाड़ हमसे 25 किलोमीटर, मेन पहाड़ हमसे 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर आगे स्टार्ट होते हैं काठगोदाम से। तो पहाड़ से उतरते ही पंतनगर आ जाता है, तो उसको तराई रीजन में कहते हैं। उस टाइम पर जब ये बनी थी तो पूरा जंगल था, मतलब यहाँ पे जो लेबर लाई गई थी सर, वो झारखंड और बिहार से, उनके लिए गवर्नमेंट ने अलग लॉ पास किया था कि इनके साथ जो भी सुविधाएं हो रही है, ये कुछ भी हरकत करें इनके ऊपर इग्नोर करना, क्योंकि हरित क्रांति को स्टैब्लिश करना था। और तब से लेके वो लेबर आज भी वहाँ पे अवेलेबल है। और उन्होंने जंगल को काट के इतना डेवलपमेंट किया, और मतलब काट के मतलब उगाया भी साथ में, और इतना अच्छी हर्बेरियम बना रखा है वहाँ पे, आपको अच्छा लगेगा वहाँ पे। मतलब थोड़ा आगे उससे पहाड़ शुरू हो जाते हैं। एक्चुअली हम तो 3rd ईयर में जब उसका कॉलेज का टूर गया था, उस समय हम लोग गए थे, तो काफ़ी टाइम की बातें हो गई है। और 1 या 2 दिन वहाँ गेस्ट हाउस में मैं रोका भी गया था, देखा उस समय था, तो मतलब पहाड़ पे है या प्लेन में है, इसे ये दिमाग में से बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, 98-99 की बात है। तो 98-99 का मतलब 25-26 साल हो गए। और तो थोड़ा सा, लेकिन आज भी मुझे वो सीन सारे याद है, ऐसे कैसे भाई हम लोग गए तो इधर कहीं गेस्ट हाउस था, मेरी फोटोज़ भी कहीं पड़ी है, और गेस्ट हाउस में मैं रोका गया था। उसके बाद में कैंटीन में भी गए थे। उस समय एक फेयर चल रहा था, फार्मर फेयर, और उसमें बहुत सारी प्रदर्शनी लगी हुई थी। तो उस समय ड्रॉपसी का बहुत चल रहा था, 1998-99 के आसपास ड्रॉपसी वाला चल रहा था, ड्रॉपसी के वो लगे हुए थे। बाकी बहुत बड़ा फेयर था, और लकीली वो फेयर भी था, और उस समय हमारा जाना भी हुआ था। तो बहुत ही एक सीखने वाली जगह, बहुत ज़्यादा सीखने वाली जगह है। और वहाँ जाना मतलब एक अपडेशन हो गया, कह सकते हैं आप, कि वो उसको टेंशन नौकरी वाली नहीं रहती, जैसे कहा कि नौकरी वाली नहीं रहती, दिमाग में ही चलता है कि सीखना है, सब्जेक्ट में डूबना है, सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कवर करना है। और जब सारा माहौल होता है, सारे लोग बहुत अच्छे कोऑपरेटिव नेचर के होते हैं, तो नेचुरली वो रिजल्ट वगैरह भी वैसे उसी तरह के बनते हैं, उसी तरह की तैयारियां होती है, उसी तरह का सब्जेक्ट का नॉलेज होता है। और कभी कभी परिवेश जो है ना, इसने कई बार व्हाट्सएप वगैरह पे ये वीडियो वगैरह छोटे छोटे जब पढ़ा रहे होते हैं ना इनके टीचर्स वगैरह, तो कोई वेराइटी है तो उस वेराइटी की फोटो खींच के, या और कोई बडिंग कर रहे हैं, ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, या और कोई इंस्ट्रूमेंट है जो कभी यहाँ पढ़ा है या यहाँ उन्होंने केवल स्क्रीन पे देखा है और वहाँ सामने देख रहे होते हैं, क्योंकि
स्कूल में तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं कि इतनी चीज़ें आ जाए, इतना बजट नहीं होता, लेकिन वहाँ तो हर चीज़ तो बहुत अच्छा लगता है ना। अपर्णा, पंत अपर्णार, पंत शिवानीर, ये जो बेल वाली वैरायटी है और दूसरी बहुत सारी वैरायटी है ना, तो वो वैरायटीज़ वगैरह का भी वीडियो कई बार ये भेजता है, कई बार जो है ना ये सारा वो करता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और बहुत ही मतलब एक यूँ कह सकते हैं कि एक अति हो गई जिसकी सीखने की, या यूँ कहेगी बहुत ज़्यादा एक अच्छी चीज़ जो है ना, एक लेवल से भी ऊपर एडवांस लेवल की वो चीज़ें सारी मिल रही है। और सेमेस्टर सिस्टम तो सेम वो सभी का ही वही चलता है ना, सारा का सारा। सेमेस्टर सिस्टम वहाँ पे छोटे हैं, छोटे मतलब वहाँ पे क्या है, टारगेट है कि आपको सेमेस्टर 4.5 से 5 महीने के बीच में कवर करना है। अच्छा, मतलब 6 महीने का ऐसे नहीं कि 5 महीने भाई फिक्स, 4.5 से 5 महीने के बीच में कवर करना होता है, क्योंकि ये स्ट्रिक्टनेस रहती है कि हाँ, ताकि टीचर्स को भी टाइम मिल जाए बाकी रिसर्च का, और बच्चों को भी ऐसे थोड़ा सा रिलैक्समेंट मिल जाए और रेगुलरिटी बनी रहे। रेस्ट बीच में थोड़ा सा ब्रेक जरूरी है ना, बहुत जरूरी है। ब्रेक आता है ना 2 के बीच में, 2 सेमेस्टर के बीच में 2 सेमेस्टर में 10-15 दिन का ब्रेक। 10 दिन का ब्रेक आता है। अच्छा, हॉस्टल्स वगैरह की क्या कैसे किस तरह की फैसिलिटीज है? सर कैसे? जैसे फर्स्ट ईयर के लिए तो एक अलग हॉस्टल है, नेहरू भवन, तो उसमें 7 ब्रांचेस के रहते हैं स्टूडेंट्स। जैसे 7 ब्रांचेस कौन कौन सी? 7 ब्रांचेस जैसे कि एग्रीकल्चर के बाद में कम्युनिटी, बेसिक साइंस, फिशरीज के बाद में ABM, डेयरी वगैरह भी होगी जो, और खासकर जो डिप्लोमा कोर्सेज रहते हैं डिप्लोमा में, तो और वेटनरी इसके, और इसमें 80 कमरे हैं, एक कमरे में 3 जने। उसके बाद में सेकंड ईयर से हमको CB एक चितरंजन भवन फर्स्ट मिल जाता है, जिसके अंदर आपको सिंगल रूम मिल जाता है, सिंगल स्टूडेंट को सिंगल रूम, बालकनी अटैच, और साथ में एक टॉयलेट बाथरूम पूरा अच्छे से। एक जो स्टूडेंट को चाहिए कि हाँ भाई मुझे ना डिस्टर्बेंस हो, एक अच्छा माहौल, लग्जरी, वो सब मिल जाती है उसको। अच्छा, फील्ड वगैरह में तो काफी विजिट करते रहते हो? फील्ड में होती है ज्यादातर क्लासेज ना? जी सर। क्लासेस फील्ड वगैरह में, तो फील्ड का तो बहुत लंबा चौड़ा बता रहे हो, बहुत लंबा चौड़ा फील्ड है अपना। प्लेन में तो अभी खरीफ ही चल रहा होगा ना? खरीफ चल रहा है, नॉन सीजन क्रॉप्स ये सारी उगी रहती है। अगर उसको बेसिकली कहा जाए तो किसी भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए वो स्वर्ग से कम नहीं है। अच्छा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल कितने हैं उसमें? हमारे बैच में 201 सीट्स हैं। अच्छा, 20 बैच के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, और साथ में अगर फूड टेक्नोलॉजी को मिला लें तो 20 सीटें और 221 सीटें होती है फूड टेक्नोलॉजी, और जिसमें से 39 सीट्स ICR के लिए रिजर्व है और बाकी स्टेट्स के लिए। काफ़ी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब काफ़ी हो गए। 4 साल के तो 700-800 तो ये वाले हो गए। उसके अलावा डिप्लोमा वाले वो आ जाते हैं? नहीं, वो हमारे कॉलेज में नहीं, डिप्लोमा हमारे कॉलेज में नहीं होता। अच्छा, वो अलग होगा, वो केवल हॉस्टल वगैरह? हाँ, वो केवल हॉस्टल के, वो भी फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर से तो केवल एग्रीकल्चर वाले। अच्छा, आपका अलग हो जाएगा फिर तो बिल्कुल ही। अच्छा। और उसके बाद MSc वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनका अलग हॉस्टल होता होगा? MSc वालों का चितरंजन भवन सेकंड और सुभाष, काफ़ी हॉस्टल हैं वहाँ पे। 23 हॉस्टल्स हैं। खूब सारे हॉस्टल। 23 तो बहुत हो गए ना। 23 तो कई बार कई इंस्टीट्यूटों में रूम ही नहीं होते। और 23 हॉस्टल्स ऐसे नहीं कि कैसे भी बना दिए, मतलब बहुत वेल मेंटेन्ड कह सकते हैं हमको। सही बात। खाना भी अच्छा मिलता है। तो खाने में नॉनवेज वगैरह मिलता है क्या? हाँ। अच्छा, फिर तो खूब एंजॉय करते होंगे दोनों भाई। तो ये वेजिटेरियन हो दोनों के दोनों, है ना? कभी कभी कर लेता हूँ। चलो, अब थोड़ा सा ना और कोई बात करनी हो, फिर उसके बाद में परिवेश से बात करते हैं। और कोई बात रह गई हो दिमाग में, या कुछ बोलना हो बच्चों को? कहेंगे कि जितना अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओगे, जितना ज़्यादा बाहर एक्सप्लोर करोगे, उतना ज़्यादा माइंड खुलेगा। जैसे कि सर बताते रहते हैं, एक मेंढक जो जिसकी ज़िंदगी पूरी कुएं में है, उसको लगता है कि ये दुनिया है। सही बात। अगर वो कुएं से बाहर निकलेगा तो उसको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी, बहुत आइडियाज आएंगे, बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, बहुत सारे बातें सीखने को मिलेगी। दुनियादारी मतलब बाहर निकलने का मतलब जिंदगी चेंज है। उस यूनिवर्सिटी के बारे में अगर मैं कहूँ तो हमारे सीनियर्स तो ऐसे कहते हैं कि यार हमको 4 साल हो गए, लेकिन अब तक हम तो इस यूनिवर्सिटी को पूरा कवर भी नहीं कर पाए, पूरी नहीं देख पाए ना। 4 साल। और डिग्री करने के बाद हर एक प्रो सीनियर यही कहता है, यार इस यूनिवर्सिटी में इतना कुछ है सीखने के लिए ना, कि सीखते जाओ, कमी नहीं पड़ती और कभी पूरा ही नहीं हो पाता यहाँ का नॉलेज। सही बात है। तो कुल मिला के जो स्टूडेंट जिनको अच्छा यूनिवर्सिटी चाहिए, जो ईमानदारी से एग्रीकल्चर को जीना चाहते हैं, एग्रीकल्चर को सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छे वाला प्लेटफॉर्म है। GBP UAT पंतनगर उत्तराखंड, द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत चीज़ें सीखने को वहाँ मिलती है। अब थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे परिवेश रामदेव मालावत से। परिवेश भाई से जानते हैं, परिवेश भाई कहाँ के तो रहने वाले हैं, और क्या यहाँ 11th और 12th पढ़े, 12th के साथ ही आपका उधर सिलेक्शन हुआ है। तो पहले तो गांव के बारे में, थोड़ा घर के बारे में जानते हैं। कौन सा तो गांव है?
मैं सावर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और मेरे पापा जो है गवर्नमेंट टीचर हैं और मम्मी हाउसवाइफ है। मेरे पेरेंट्स हमेशा से मेरे लिए बहुत सपोर्टिव रहे, सही बात है। और इनके सपोर्टिव रहने से मेरे को भी लगता है कि मेरे को भी मेरे पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहिए था। तो इसलिए मैंने स्ट्रीम चुनने टाइम भी यही कहा कि मेरे को ऐसी स्ट्रीम चुननी है जिसमें मैं कुछ नया एक्सप्लोर कर सकूँ। सही बात। हमारी फैमिली में बहुत सारे जो हैं बायो लिया, किसी ने, बहुत से ने मैथ्स लिया। तो मैंने सोचा कि नहीं, मेरे को कुछ अलग ही करना है, कुछ नया एक्सप्लोर करना है। तो फिर मैंने एग्रीकल्चर स्ट्रीम को चुना और फिर मैं यहाँ पहली बार आया। तो मेरे को पहली बार इससे थोड़ा अजीब भी लगा जब यहाँ पे मैं आया। नई जगह पहली बार हॉस्टल में भी आया था मैं। फिर एक पहले मतलब कोविड के टाइम पे वहाँ क्लासेस चलती थी। घर पे कभी लगाते मतलब कोविड एक ऐसा आपदा थी जिसमें पढ़ाई भी, जैसे कोई पाप कर रहे हो तो कभी कभी सुबह शाम पढ़ाना, ये करना, 1-2 घंटे पढ़ाना, ये करना, बड़ा एक मतलब टाइम ही कुछ ऐसा था वो कि वहाँ पर द्वंद था कि गवर्नमेंट को भी फॉलो करना है और रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है और उसी के अकॉर्डिंगली थोड़ा एजुकेशन भी देना है। तो एक बड़ा द्वंद वाला टाइम था उस समय भाई आता है। और चलिए कंटिन्यू। तो कुछ दिन तो सर पढ़ाते हैं तो कंटिन्यूसली मतलब सर की क्लासें लगती थी और प्रिंसिपल सर की, और फिर एक बायोलॉजी वाले सर थे हमारे, उनकी क्लासें लगती थी। तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि नई नई जगह आया था और मन भी नहीं लगा, मेंटली सेटलमेंट नहीं हुआ था। सही बात है। तो 7-8 दिन तक मेरा मन नहीं लगा। फिर एक दिन सर से मेरा इंटरेक्शन भी हुआ, मैं ऐसे ही मतलब बेसुध बैठा हुआ था। तो सर ने मेरे को पूछा भी कहाँ से है, वो तो बहुत अच्छी जगह है वगैरह ऐसे। तो सर कौन से? आपने मुझे पता था मेरे लिए बोल रहा है, लेकिन वो बच्चों को समझ में नहीं आएगा भाई सर कौन से आगे। वो क्या मेरी जो है ना नेचर है, बच्चे को हमेशा मोटिवेट करता हूँ। मैंने कहा बेटा वो तो है ना सावर तो बहुत अच्छी है, वहाँ से तो कितने बच्चे निकले हुए। एक उस समय मैंने कहा एक छोटे बच्चे के लिए सारी दुनिया टीचर होते हैं, सारी दुनिया मम्मी पापा होते हैं, सारी दुनिया परिवार होता है। वो दुनियादारी नहीं जानता है, उसको घर पे कैसा माहौल मिल रहा है, स्कूल में किस तरह से बात कर रहे हैं, उसका बड़ा इफेक्ट आता है। हम तो उसको नॉर्मली ले रहे होते हैं, है ना। कई बार ऐसे कई बच्चे हुए हैं जिनको सिंपली सिर्फ गले लगा के ऐसे ना एक थपथपा दी पीठ और वो आगे चल के बहुत अच्छा हो गया। बाद में उन्होंने कहा कि सर मेरी जिंदगी उस दिन बदली जिस दिन गले लगा के आपने थपथपाया था या पीठ थपथपाई थी, वो मेरी जिंदगी का चेंज था। तो उसी तरह से भाई कह रहा है कि एक दिन मेरे से मिले सर और बोला कहाँ का है और वहाँ के बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, है ना। तो इस तरह से एक चेंज आ गया, उससे थोड़ा सा भी अच्छा सा लगा होगा, अपनापन सा लगा होगा भाई, है ना। उसके बाद कंटिन्यू रखे बेटा। फिर प्रॉपरली कोविड के बाद क्लासेस स्टार्ट हुई तो थोड़ा मेरे को सब्जेक्ट से रिलेटेड समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर रूटीन में लाया थोड़ा बहुत। आपने क्लास चलाई, क्लास में जब गाने गाते तो मज़ा भी आता था, सीखने को भी मिलता था। कभी टहलते टहलते ही चिल्लाने लग जाते थे। सही बात। तो उसके बाद मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला, इंटरेस्ट भी आने लगा। तो आप मेनली आपकी क्लासों में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा मुझे। अच्छा। तो शुरुआत में मेरे को मतलब बहुत अच्छा लगा एग्रीकल्चर पढ़ना मेरे को। तो एग्रीकल्चर में बहुत इंटरेस्ट आने लगा। मैं किताब दी थी आपने सुपर एग्रीकल्चर, तो उसमें खुद से एक्सप्लोर करना भी मेरे को अच्छा लगता था, उसके बारे में पढ़ना। फिर अच्छा चलता रहा। फिर मैं टेस्ट सीरीज़ दी। टेस्ट सीरीज़ में भी मेरा शुरुआत में इतना अच्छा नहीं रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे मैं इम्प्रूवमेंट करने लगा। फिर सर ने भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा मतलब मोटिवेट किया, तारीफ़ की जब भी मेरी रैंक्स अच्छी आई वगैरह उसकी में। तो फिर मैं कंटिन्यूसली अच्छा ही करता चला गया। और उसके बाद 11th के बाद भी मैंने कंटिन्यू रखा। थोड़ी मेरी 12th के अंदर मेरी थोड़ी हेल्थ इश्यूज थे मेरे, उसकी वजह से मैं थोड़ा उसकी वजह से मेरा स्टडी में काफ़ी डिस्टर्बेंस हुआ, नहीं तो और भी सही बात। बोर्ड एग्ज़ाम से भी मेरे 3 पेपर थे जिनमें मेरे पेपर्स भी मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था ढंग से। फिर भी मैंने अच्छा कर लिया बिकॉज ऑफ सर ने मुझे मेनली जो है 11th में मैंने सब कुछ अच्छे से कवर अप सीख लिया। हालांकि उसको कवर अप करने का मुझे अच्छा कोई समय नहीं मिल सका। सही बात है। जेट के समय भी मेरा थोड़ा हेल्थ इशू रहा, लेकिन फिर भी अच्छा हुआ। और उसके बाद जेट का मेरा रिजल्ट आया। फिर जेट का मेरा रिज़ल्ट अच्छा तो मेरी कैटेगरी रैंक फर्स्ट आई। सर ने मेरे को काफ़ी प्रेज़ किया, काफ़ी मेरी मतलब रिश्तेदारों में भी तारीफ़ हुई। ओवरऑल मैं मतलब पेपर्स में फ़ोटो आई, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था उसमें भी। उसके बाद मेरा ICR का रैंक आया, तो ICR में थोड़ा मैं वैसे मतलब दिल बैठ गया जब मेरा मतलब BHU में मेरा पहले सिलेक्शन हो गया, लेकिन उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया कि मेरी एज प्रॉपर नहीं है। सही बात है। तो उसके बाद मैं थोड़ा मतलब दुखी हो गया। फिर उसके बाद ICR काउंसलिंग हुई तो उसमें GV पंत यूनिवर्सिटी मुझे मिली, तो मैं काफ़ी खुश हुआ कि
बहुतों की ड्रीम यूनिवर्सिटी होती है, मुझे मिली। फर्स्ट टाइम जब मैं जीबी पंत यूनिवर्सिटी में गया, उस गेट से मैं अंदर गया तो मैं देखते रह गया कि मैंने बहुत टाइम तो मतलब फर्स्ट ईयर के हॉस्टल तक जाने में बहुत समय लग गया, क्योंकि वो बहुत बड़ा कैंपस है सर। तो मैं इतनी बड़ी जगह में पहले इतनी मतलब अच्छा, एक वो लाइन भी आपने भेजी थी कि सर वो लाइन मुझे जाती है वो दीवार पे लिखी हुई मिल गई, जो वो कौन सी लाइन बता रहा था, एक बार बता तो रहा था। मतलब कि सर्च द राइट क्वेश्चन नॉट द आंसर। सही बात है, क्वेश्चन अच्छा ढूंढो, आंसर नहीं ढूंढना, आंसर अपने आप उसका हो जाता है। सही बात। तो फिर मुझे याद आया कि ये बातें तो सर ने बताई थी पहले, हमसे क्लास में पूछते थे ये सही बात कि जो एक साइंटिस्ट होता है वो हमेशा एक अच्छा क्वेश्चन ढूंढता है, कभी कि उस क्वेश्चन का आंसर नहीं। सही बात है, वो क्वेश्चन से वही क्वेश्चन राइज होगा तो आंसर तो अपने आप ढूंढ आ जाते हैं। फिर क्वेश्चन सही प्रॉपर क्वेश्चन जो है ना, किस चीज़ के बारे में, ये ऐसा क्यों हो रहा है, कब हो रहा है ना, इससे फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, वो एक बहुत तगड़ी चीज़ है। क्वेश्चन जो है ना बहुत अच्छे होने चाहिए आपके, आंसर देने वाले तो बहुत बैठे हैं लोग, फिर या ढूंढ लेता आदमी, इंसान खुद भी ढूंढ लेता है। तो फिर मैंने वहाँ से शुरू किया। फिर मेरे सर से भी काफ़ी मिलने की हुई, लेकिन मेरा काउंसलिंग वगैरह का प्रोसेस इतना जल्दी हो गया कि मेरे को आने का समय भी नहीं मिला। तो फिर मेरा फर्स्ट सेमेस्टर भी 1.5 महीने में ऐसे पूरा कंप्लीट हो गया जल्दबाजी में। सही बात। फिर उसके बाद सेकंड सेमेस्टर के बाद भी मुझे टाइम नहीं मिला कि उसके बाद तुरंत बाद हमारा चालू हो गया। आज मुझे मतलब टाइम मिला था सेकंड सेमेस्टर के सेम ब्रेक के बाद, तो मैं सर से मिलना चाहता था। मेरी बहुत इच्छा थी कि सर से मिलने, उसके बाद मेरे को कम से कम 1.5 साल हो गया सर से मिले। सही बात है। मतलब ये अच्छा, यहाँ वाली पढ़ाई सपोर्टिव रहेगी, वहाँ एजुकेशन बहुत सपोर्टिव रही। हमने मतलब बीएससी एग्रीकल्चर में जब हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा तो हमें मतलब काफ़ी चीज़ें, जैसे एग्रोनॉमी है, सॉइल साइंस है, फॉरेस्ट्री है, उनमें कई सारी ऐसी चीज़ें टॉपिक्स हैं, मतलब ये तो हमने 12th में 11th में ये तो हमने पढ़ लिया, पहले ही पढ़ लिया। हाँ। तो ज़्यादा उसमें एमसीक्यूज वगैरह आते थे तो उन्हें तो बिना देखे ही हम आंसर कर देते थे। मतलब जो स्टडी होती है ना, उसमें एक बीएससी और एमएससी लेवल तक की जो है ना तैयारी, वो भाई कोई सब्जेक्ट ही अलग आ रहा तो बात अलग है, भाई इनके है ही नहीं वो सब्जेक्ट, वो अलग बात है। लेकिन जो टॉपिक मैचिंग है उसमें तो एमएससी पीएचडी तक या एमएससी बीएससी एमएससी तक भी पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना तैयार होके जाते हैं। और इन्होंने आते ही पहले एक कहा था कि सर ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ रहा हमें, क्योंकि इतना तैयार करके भेजा आपने, साल 2 साल में 2 साल जो पढ़े, तो उसके बाद दिक्कत आई ही नहीं। इस भाई को मैं ये बात पूछ रहा था, मैंने कहा यहाँ का कैसा सपोर्टिव रहा, तो ये एक्चुअली क्या है, उसके बाद ऑफ कैमरा मुझे बता रहे थे कि सर बहुत कम बार पढ़ना पड़ा, और थोड़ा सा इनकी सुनते हैं कई बार क्वेश्चन कहाँ से आ जाते हैं, किस तरह से आ जाते हैं, तो ये थोड़ा सा परवेश भाई बताएगा इसको ना। सर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स कोर्सेज हैं, तो उनमें नॉर्मली आवरली, जीबी पंत यूनिवर्सिटी में मिड टर्म नहीं चलते हैं, वहाँ पे चलते हैं आवरली सिस्टम्स। मिड टर्म को डॉट भाग में डिवाइड कर देते हैं, तो 15-15 मार्क्स के होते हैं। तो वो तो प्रोफेसर बेस्ड होते हैं कि उस पर प्रोफेसर के आपके कैसा पेपर बनाते हैं। सही है। लेकिन सेमेस्टर फाइनल में जो पेपर आता है वो बाहर से आता है। तो कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि जैसे हमारे फर्स्ट सेमेस्टर कई सारे पेपर ऐसे थे कि हमें वो चीज़ें पढ़ाई नहीं गई, लेकिन वो हमें फिर भी आती हैं। रीज़न क्योंकि वो हम 11th और 12th में पहले पढ़ चुके हैं। सही बात है। तो ये काफ़ी सपोर्टिव रहा था राजधानी में कि जो 11th-12th की पढ़ाई है हमारी, वो अभी हमारी बीएससी एग्रीकल्चर में काम आ रही है, और इससे ही हमारा जो बेस है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत बना। तो उसके आगे जाके भी हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। अच्छा, मीडियम वाला भी बता रहे थे आप, बोला मीडियम का भी ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं रहा, क्योंकि वो दोनों मीडियम में, क्योंकि सर आप जो हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाते थे, हमारे जो सर पढ़ाते हैं तो उसमें क्या है कि एलईडी पे जो पढ़ाते हैं तो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों की लाइनें होती हैं। सही बात। तो सर हिंदी में भी पढ़ाते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ाते हैं। मैं खुद हिंदी मीडियम से था, मैं खुद बिलीव नहीं कर पाया कि इंस्ट्रक्टर ने मेरी कॉपी चेक कैसे कर दी। अच्छा। मैं क्या लिख रहा था मुझे खुद को नहीं पता, लेकिन फिर भी उसने मेरी बस स्पेलिंग मिस्टेक्स निकाली थी, उसके अलावा उसने कुछ नहीं मतलब उससे किया। और उसने कहा कि मुझे सिर्फ इतना समझ में आ जाए कि तुम मुझे समझाना क्या चाहते हो। हाँ, सही तो बात। मेरे लिए वही होता है, कोई लैंग्वेज मायने नहीं रखता है, लैंग्वेज जो उसका जो चीज़ है ना, मूल बेसिक जो चीज़ है वो बताना किसी भी लैंग्वेज में, उसमें फिर नंबर वो आते ही हैं, उसमें वो नहीं होता। फिर सेकंड सेम तक आते आते मेरी इंग्लिश रूटीन में ही आ गई कि हाँ अब इतनी सफिशिएंट इंग्लिश लिख देता हूँ कि अच्छे मतलब मेरी बात को डेलीकेट कर सकूँ प्रोफेसर तक। अच्छा, एक वो कोई अभी जस्ट ऑफ कैमरा बता रहे थे कि वो कोई क्वेश्चंस पूछ रहे थे सर, वीड वगैरह में दोनों ही बता रहे थे। एक बार सर मतलब हमें पैरासिटिक वीड का क्लासिफिकेशन पढ़ा रहे थे, तो हमारा सुपरा एग्रीकल्चर में एक ट्रिक है क्लोज करके, कस्कुटा लोरेंथस और बैंकिस ट्राइगा। बिल्कुल। तो वो हमें एक बार 4 मार्क्स का क्वेश्चन दिया था, और सर हमें पढ़ा रहे थे, तो हमने सर को ऐसे ही बता दिया पैरासिटिक,
कि कौन सा टोटल रूट है, कौन सा टोटल स्टेम पैरासाइट है। तो सर शॉक हो गए कि तुम्हें कैसे पता। ऐसे एक बार क्लास में एग्रोनॉमी में हम सीड का क्लासिफिकेशन बता रहे थे, तो सर टाइप्स ऑफ सीड के हमारे शॉक हो गए कि इनको इतना परफेक्ट कैसे, इतना परफेक्टली और इतना अच्छे से, यहाँ तक कि वो टैग लगते हैं उनके कलर तक याद है वो तक इतना परफेक्ट कैसे बता दिया। क्योंकि नॉर्मली इतनी कोई स्ट्रीम में कोई उधर की साइड में इतना वो सही बात है। ऐसे ही हिमांशु कोई वीड के बारे में बता रहा, वीड की के सारे क्या बेसिक कोई थे, तो वो नेम्स वगैरह कुछ ऐसे होंगे। हाँ, उनके बॉटनिकल नेम्स भी मतलब हम बताते हैं ना, तो हमारे साथ वाले भी कभी कभी शॉक हो जाते हैं कि इन्होंने सब कुछ पहले से पढ़ा हुआ है। मेरे को पहले बीएससी एमएससी करके दोबारा करते तो ये बड़ा एक मजा आ गया मेरे को ना, ये बहुत मतलब लेवल से भी ऊपर वाली चीजें पहले पढ़ के गए हुए। भाई मैंने कहा ना कोई सब्जेक्ट ही नहीं है तो बात अलग है, बाकी तो सब्जेक्ट जो है ना वो तो उसका तो भंडार है। और कभी कभी कह रहे हैं कि क्वेश्चंस जो है ना बाकी बच्चों को लगता है कहाँ से आया, हमें लगता है ये तो हमारी बुक में से आया है। तो कुल मिला के मतलब एक बड़ा मजेदार सा एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि जब एक अच्छा यूनिवर्सिटी हो और वहाँ पहले से आपका ज्ञान अपडेट हो तो वहाँ मज़ा डबल हो जाता है। भाई एक बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी हो लेकिन मुझे पढ़ना ही नहीं आ रहा ढंग से, या मैं उस सिस्टम में का पार्ट बन नहीं पा रहा, या बहुत ज़्यादा गैप दोनों में हो रहा है, तो वहाँ दिक्कत आना शुरू हो जाती है। लेकिन जब आपको पहले से उसका जो है ना सारा प्रिलिमिनरी नॉलेज है, यूँ कहे कि उसके भी एडवांस लेवल का नॉलेज है, तो बेस्ट बन जाता है। कुल मिला के सारी चीज़ बहुत अच्छी बन जाती है। तो दोनों चीज़ इनके साथ है, दोनों बहुत ही अच्छी तैयारी के साथ वहाँ पढ़ रहे हैं। और ये कहते हैं कि कहाँ पढ़ के आए हो, प्रोफेसर सर ने कहा कि आप कहाँ पढ़े हो, फिर हमने कहा हम राजस्थान से आए या फला जगह से आए या फला जगह पढ़ के आए। तो एक बड़ा अच्छा सा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये सारी बातें कि इस तरह से करते हैं। और अब और कोई पढ़ाई का कैसा रहा? जब जैसे हिमांशु ने कहा कि मैं गया तो मैं जो है ना एकदम से इतना बड़ा देख के, तो आपका कैसा अनुभव रहा बेटा? पहली बार गए तो कैसा लगा वहाँ? फर्स्ट टाइम जब मैं यूनिवर्सिटी के गेट से एंटर किया तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी। फर्स्ट ईयर के हॉस्टल तक जाने में भी काफ़ी मेरे को टाइम लगा, तो वो काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने। तो फर्स्ट ईयर का हॉस्टल देखा तो काफ़ी अच्छा हॉस्टल था फर्स्ट ईयर का भी। सही बात। फिर वहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक गया, फिर जो क्लॉक टावर है जीवी पंत का, पहली बार मैंने वो देखा, उसको तस्वीरों में ही देखा था। फिर रियल लाइफ में पहली बार देखा तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हुआ कि हाँ आज कोई ड्रीम पूरा हुआ है। सही है। फिर वहाँ से मेरे काउंसलिंग पूरी हुई, तो उसके बाद काउंसलिंग पूरी होने के बाद मेरा एडमिशन हो गया वहाँ पे, और फिर मैं ज्वाइन वहाँ पे मेरे को रूम मिला। तो उस दिन मेरे को जो BHU का दुख था खोने का, तो वो भी मेरे को नहीं रहा कि हाँ अब मैं यहाँ पे प्रॉपर जो हूँ एस्टेब्लिश हो चुका हूँ। सही बात है। अब यहाँ से भी कुछ करके जाऊँगा तो कुछ बहुत अच्छा ही करके जाऊँगा। अच्छा, स्टडी के बारे में जैसे हिमांशु बता रहे हैं कि प्रैक्टिकल होना है तो होना है, फील्ड में जाना है तो जाना है, लैब चाहे 5 किलोमीटर दूर है तो जाना है, तो कैसा लगता है? मतलब यूँ मतलब बोझिल लगता है या एंजॉय करते हो उस चीज़ को? एंजॉयमेंट भी है, और साथ में हमारे साथ वाले भी जैसे कुछ बच्चे हैं तो उनको मतलब ऐसा लगता परेशान हो जाते हो? परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमें तो एंजॉयमेंट लगता है क्योंकि ये चीज़ हमने सिर्फ किताबों में पढ़ी थी, आज हम उस चीज़ को साकार हो रही है, प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं। जैसे हमें कई सारे, जैसे आप मैडो मेथड था बना गवावा का, FIR वेब मेथड है वीट का, तो वो हमें लाइव देखने को मिलती है, हम उसको देख पाते हैं, हम वीड्स को देख पाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स और भी फॉरेस्ट्री क्रॉप्स हम एक्सप्लोर कर पाते हैं अच्छे से। सही बात है। तो ये भी अपने आप में एक कमाल का एक्सपीरियंस था। तो जैसे इंजॉयमेंट लगता है कि आज कुछ नया एक्सप्लोर करने को मिलेगा। सही बात। और फिर इसमें काफ़ी मतलब मज़ा भी आता है। जैसे वहाँ पे हमें वीडिंग भी कराई जाती है शुरुआत में, तो वहाँ पे हमें मतलब वीड्स को रिमूव करना पड़ता है क्रॉप से, तो उसमें भी मतलब ऐसा लगता नहीं है, लेकिन मज़ा बहुत आता है, उसकी भी अपनी अलग ही है। थकान सारी मिट जाती है क्योंकि उसको एंजॉय करते हैं, और एंजॉय में थकान नहीं होती, मतलब इतनी नहीं होती है कि आप उसे करें, ज़्यादा नहीं करना होता। प्रैक्टिकल वर्क ही है वो एक तरह से आपको, मतलब हमने तो फिर कुल मिला के उसको भी एक्सप्लोर किया। मतलब कुल मिला के यूँ कह सकते हैं कोई स्टूडेंट अगर पढ़ना चाहता है, रियली पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है, तो GBPUT उसके लिए बहुत ज़बरदस्त वाला प्लेटफॉर्म है, ज़बरदस्त वाला। मतलब ऐसे जिसको जीनी है, सब्जेक्ट को जीना है, जिसको एंजॉय करना है, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। और अब कुछ और कोई बात हो, क्योंकि एक बात हिमांशु बीच में ऑफ कैमरा बोल रहे थे कि मैं जो है ना प्रीवियस के लिए कुछ 1-2 लाइन बोलूँगा कि ये हमारा पहले ये जूनियर रहा, उसके बाद साथ रहा, और तो सारी बातें उसके बाद हिमांशु से करेंगे। और कोई बात बेटा जो दिमाग में चल रही है कि मुझे बोलना चाहिए? और तो कुछ नहीं सर, बस यही कहूँगा कि अगर आप कुछ लाइफ में कर रहे हो
तो अपने पेरेंट्स का भी बहुत ध्यान रखना कि जो आपके लिए सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा, कि पेरेंट्स के बिना तो कुछ है ही नहीं। इमोशंस अगर उनके प्रति आपके हैं तो ही सक्सेस हो पाएंगे। आपके पेरेंट्स आपके लिए कुछ सोच रहे हैं तो आपको भी उनके लिए आपका वो बनता है कि आपको उनके लिए कुछ करना है, कि उनको रिस्पेक्ट फील हो। उनको तो केवल एक मतलब यूँ चाहिए कि बच्चे अच्छा कर रहे हैं बस, बाकी तो उनको कोई आपसे बच्चे से ये उम्मीद नहीं होती कि भाई कोई ऐसी गाड़ी दिलवाएंगे या कोई बंगला होगा, वो ज़्यादा नहीं चाहिए। वो तो केवल दिमाग में रहता है कि मेरा बेटा सक्सेस हो गया, आई एम द सक्सेसफुल पेरेंट, आई एम द सक्सेसफुल फादर, आई एम द सक्सेसफुल मदर, वो दिमाग में रहता है। बाकी तो सारा जो सक्सेस है उसको एंजॉय तो जो जिसको सक्सेस मिली है वही करता है, लेकिन उनके दिमाग में एक बात रहती है कि नहीं मेरा बेटा अच्छा होना चाहिए, मेरी बेटी अच्छी होनी चाहिए, वो रहता है। तो ये बहुत बड़ी एक छोटी लाइन नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि वो लोग हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं मम्मी पापा, तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। हम उनको मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कोई अब इसके पापा जी टीचर है तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई बहुत ज़्यादा कोई पैसा चाहिए, इस तरह से बढ़िया वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और बढ़िया जिएंगे आगे भी। लेकिन उनका एक सफल पिता, भाई एक सफल टीचर है, वो एक सफल बेटे भी हो सकते हैं, क्योंकि दादाजी जो है ना वो इनके दादाजी वो पिताजी तो उन सफल बेटे भी हो सकते हैं। लेकिन एक सफल पेरेंट ये एक बड़ा इश्यू होता है, एक बड़ा बात होती है। तो वहां पर हम लोगों को सफल पेरेंट जो है ना वो खुद नहीं बन सकते, हालांकि वो संस्कार दे सकते हैं, वो मोटिवेशन दे सकते हैं, वो हमें हिम्मत दे सकते हैं, वो हमें संभाल सकते हैं, वो हमें जरूरत पड़ने पे जो है ना फाइनेंशियली, सोशली, इमोशनली बहुत सपोर्ट कर सकते हैं। बट जो चलने वाली बात है ना वो तो बेटे को खुद करना होता है, बच्चे को खुद करना होता है, बेटी को खुद करना होता है। तो माता पिता के लिए भी हमारा जो फर्ज है उसको हमें बहुत अच्छे से निभाना चाहिए, उनके प्रति उनको एक सफल माता पिता बनाना चाहिए। और उसके लिए सबसे बड़ा जो रोल है, उनसे भी ज़्यादा उन्होंने जो देना था वो बेस्ट दे दिया, लेकिन उनसे ज़्यादा जो है ना वो हमारा है कि हमारे पेरेंट्स एक सफल पेरेंट्स कहलाए, लोग उनको सम्मान दें, उनको इज्जत दें, लोग उनसे जो है ना ये पूछे कि ये मेरा बेटा है, इसको है ना कैसे हम ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं या कैसे बच्चों को पाल सकते हैं, वो एक उनके लिए मिसाल बने। ये भी एक होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है सक्सेस के लिए। तो ये सारी है। और कोई बात बेटा दिमाग में चल रही हो, कोई और रह रही हो? बस यही कहूँगा सर, मेहनत करें, अपने पेरेंट्स का जो है रिस्पेक्ट फील कराएं एक दिन। बिल्कुल सही और मेहनत से ही होगा, क्योंकि बिना किए तो कुछ नहीं होगा। सही बात है। अब थोड़ा हिमांशु से जानते हैं, कुछ कहना चाह रहा है। मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये ऑफ कैमरा कह रहा था कि मैं जो है ना मतलब इतना अच्छा बिहेव है परिवेश का मेरे प्रति, या मतलब मेरे साथ रह के भी, कि मैं जो है ना थोड़ा दो शब्द जो है ना कहना चाहूँगा, तो उसको रखना नीचे क्योंकि मौका भी है। और एक यूँ कहे कि एक छोटे भाई का जो है ना सही मायने में जो है ना एक लाड प्यार भी है। तो हिमांशु बताए थोड़ा सा ना परिवेश के बारे में। जैसे कि मैं 11th-12th में था, तब मैं 12th में था, परिवेश 11th में था। उसके बाद क्या होता है, 12th के बाद जैसे बोर्ड एग्ज़ाम्स हो गए तो 11th वालों को छुट्टियां मिल जाती है और हमारा क्रैश कोर्स चलता है। उस टाइम पर परिवेश नहीं घर पे नहीं गया, जबकि सारे 11th वाले चले गए, कोई भी नहीं रुका। मुश्किल से कोई 1-2 जना रुका होगा, नहीं तो फिर केवल परिवेश था जहाँ तक मुझे याद है। और ये केवल इसलिए रुका ताकि हमारी जो पढ़ाई है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। रात को अगर कमरे में पानी खत्म हो गया तो पानी भर के ले आएगा ताकि हमको डिस्टर्ब ना हो। कमरे का अगर गंदा हो रखा है तो कमरे की साफ सफाई हो जाएगी। बहुत बड़ी बात है ये, मतलब सही रिस्पेक्ट है अपने से बड़े का। एक जो परफेक्ट जूनियर हो सकता है वो काम पूरा किया। और उसके बाद जब मेरा एक साल हुआ है, क्योंकि मेरी आईसर के पेपर देने की उम्र नहीं थी तो मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया। तब भी अब जब हम साथ हैं तो उतना ही रिस्पेक्ट और उतने ही साथ में जितना कि मैं भी देता हूँ। और परिवेश तो कोई दिक्कत डाउट ही नहीं है, मतलब एक सर्वगुण संपन्न स्टूडेंट होता है वो परिवेश को हम कह सकते हैं। एक अच्छा जूनियर ही एक अच्छा सीनियर बनेगा, और परिवेश के अंदर वो सारे गुण हैं। मैं वहाँ की कहना चाहूँगा, जैसे आर्लीज की बात और बताऊँगा वहाँ की। जैसे कि वहाँ पे मिड टर्म नहीं होता, आर्लीज होते हैं। तो सेमेस्टर के बीच में 2 आर्लीज होते हैं कि 4.5 से 5 महीने का सेमेस्टर, उसके अंदर भी दो आर्लीज, उसके बीच में भी, और फिर बाद में प्रैक्टिकल भी। तो इससे क्या एग्ज़ाम का सिलसिला चलता ही रहता है। तो वहाँ के बच्चे तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि यार एग्ज़ाम चलते रहते हैं फर्स्ट ईयर में तो। लेकिन फिर बाद में उनको एहसास होता है कि ये ज़रूरी है, पढ़ाई की कंटिन्यूटी बनी रहती है। नहीं तो कॉलेज में जाने के बाद काफ़ी होता है कि मौज मस्ती करते हैं, चलो कुछ कर लेते हैं, तो पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होते हैं। पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होने का ये आर्लीज का मौका ही नहीं देते। और ऊपर से ये भी कर रखा है 7.2 CGPA से अगर कम हुई तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो मजबूरी में बच्चों को फिर पढ़ाई की लत लगी जाती है वहाँ पे। अच्छी चीज़। और एक चीज़ और कि लाइब्रेरी, अगर आप GPPOT की लाइब्रेरी देखोगे तो आपको किसी भी लग्जरी
होटल से कम नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि जैसे कि आप बहुत लग्जूरियस प्लेस पे बैठे हो। सही बात है। वाईफाई सुविधा, डिजिटल लाइब्रेरी भी ऐसी नहीं कि कोई एक दो कंप्यूटर लगा दिया, हर एक कंप्यूटर प्रॉपर स्पेसिंग, और कंप्यूटर नहीं वो मोटे वाले नहीं, एलईडी वाले प्रॉपर i7, और मतलब अच्छी सुविधा है। मतलब अगर मान लीजिए कोई बच्चा है जिसके पास लैपटॉप की सुविधा नहीं ले सकता, वो कोई टेक्निकल सुविधा नहीं ले सकता, तो वो आप वहाँ पे आके कंप्यूटर का इस्तेमाल करें, सही बात। यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर ही यूज़ करें, नहीं तो फिर और बुक्स का भरमार पड़ा हुआ है, 1960 के थीसिस भी वहाँ पे लाइब्रेरी में पड़े हुए हैं, वो आप जाके पढ़ लो। हमने तो सर इतनी मोटी मोटी बुक देखी हमने, केवल टिलेज की, हमने कहा इतना सारा है क्या इसमें। ट्रिपल एच थी क्या या कोई हाँ, दूसरी? ट्रिपल एच और सोइंग हस्बेंड्री। हाँ, हमने काफ़ी सारी बुक्स के बारे में तो सर से ही सुना है, जैसे कि एडम स्मिथ की बुक, ट्रिपल एच की बुक, तो हमने वहाँ जाके जब देखते हैं वो सारी बुक्स, तो हमको एक एक्साइटमेंट होता है, यार ये तो मैंने वहाँ पे पढ़ा है। सही बात है। जैसा कि वैराइटीज़ के बारे में भी हो गया, तो वैराइटीज़ के भी जब जैसे कि सोनालिका हो गया, लर्मा रोज हो गई, जो 1960 में वैराइटीज हरित क्रांति के रिस्पॉन्सिबल थी, वो वहाँ पे हमने हाथ में लेके उनका एग्जीबिशन किया। सही बात है। तब काफ़ी गर्व महसूस हो। सही बात है। कुल मिला के बहुत अच्छा लग रहा है वहाँ इनको, और मुझे भी इनसे आज काफ़ी टाइम बाद में मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। रियली मैं बहुत गदगद हूँ, और इतने टाइम बाद में आज इन्होंने जो है ना, भाई चलते हैं सर के पास, ये मेरे प्यार की और मेरी ईमानदारी की, या यूँ कहे कि मेरी जो इनके साथ जो अटैचमेंट है उसकी जीत है। क्योंकि कोई स्टूडेंट घर से चल के कि सर से मिल के आएंगे, है ना, चल के आ जाए, फिर दोनों जयपुर इकट्ठे हो गए, दोनों जने साथ साथ आ रहे हैं, मिठाई खिलाई, है ना, बहुत अच्छा लगा। और हम बातें भी करते रहे, हालांकि मैं थोड़ा सा काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहा, इनको लगा होगा सर जो है ना प्रॉपर बात नहीं कर पा रहे, लेकिन कुछ मजबूरी है, लेकिन फिर भी हम साथ में बैठे बातें किया, बहुत अच्छा लगा। और अब आपके साथ सब जो दर्शक है उनके साथ भी सारी बातें की, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और भगवान जो है ना, उससे प्रार्थना करूँगा ईश्वर से कि दोनों बेटे जो है ना बहुत आगे जाए, बहुत बड़े एक रोल मॉडल बने बाकी दुनिया के लिए, और बहुत अच्छा करे और बहुत बेहतरीन करे। इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। और साथ साथ ही आप लोगों ने जो इतना ये देखा, आप किसी और को जो है ना ज़रूर बताएं कि एग्रीकल्चर क्या होती है, पढ़ाई क्या होती है, किस तरह से हो सकती है, वो चीज़ ज़रूर लोगों को बताएं। और GBPVT एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में हम लोगों ने जाना, बहुत अच्छे से जाना, इन्होंने बहुत एक डीपली इसको समझाया। उम्मीद करते हैं आप सभी के लिए जानकारी बहुत काम आएगी, बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी। जय राजधानी।